डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले ही, यानी जो प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप से, उस मुलाकात से पहले ही इस बात पर दोनों मुल्कों का इत्तेफाक हो गया है कि आबनाए हुर्मुज में से किसी भी मुल्क को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो टोल टैक्स वसूल करे। अब ये दावा किया जा रहा है अमेरिकी मीडिया में, और ये दावा किया जा रहा है इस हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात से पहले वज़ीर खारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें मार्को रूबियो अमेरिका की तरफ से थे और वांग यी चाइना की तरफ से थे। तो ये बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है और इसकी एक बड़ी खबर ये बताई जा रही है। बहरहाल ये तो जब डेवलपमेंट्स होंगी, अगली खबरें आएंगी, तभी पता चलेगा कि क्या होता है। अब अमेरिका और चीन में जो असल जंग है वो तिजारत की जंग है, वो वसाइल की जंग है कि कौन कितने ज्यादा वसाइल पे कंट्रोल करता है। मुस्तकबिल में जो माशी नुक्ता नजर से चैंपियन होगा या सुपर पावर होगा वो कौन होगा, और दिफाई नुक्ता नजर से किस किस के इत्तेहाद कहाँ पे बनने जा रहे हैं, और दुनिया में किसका असर रसूख कितना रहता है, कौन कितना मुनाफा कमाता है और कौन कितना अच्छा सौदा करता है। देखिए चाइना को ना एक बात का बड़ा फायदा है, ये चाइना ने भी किया, जापान ने भी किया और कई और ममालिक भी करते हैं। पाकिस्तान इससे बहुत फायदा उठा सकता है। इंडिया इस चीज से फायदा उठाते उठाते दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बल्कि इंडिया अब जापान को भी पीछे छोड़ रहा है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बना? देखिए इसमें एक रीजन है कि वहां पे लेबर बहुत सस्ती है, पाकिस्तान में भी लेबर बहुत सस्ती है। तो जहां पे आपको सस्ती लेबर मिल जाए वहां पे आप प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया को आप माल दे सकते हैं। आपको सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमारी बिजली महंगी है, इंडिया में बिजली उतनी महंगी नहीं है। अच्छा, चाइना में ये तीनों फैक्टर बड़े जबरदस्त हैं। एक तो चाइना की जो तिजारती पॉलिसी है वो बड़ी शानदार है, अमीर मुल्क है। दूसरा वहां पे लेबर सस्ती है और तीसरा वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, यानी बिजली वाफर मिलती है और सस्ती मिलती है। तो चीन के अंदर जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो पैदावारी लागत है चीजें बनाने की वो कम है, तो वो कम पैसों में चीजें बनाता है। तो अमेरिका और यूरोप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया के बहुत सारे और ममालिक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाकर जब भेजता है यूरोप में, तो चीन उतने ही पैसों में 2 गाड़ियां भी भेज सकता है, क्योंकि चाइना की बहुत बल्क में प्रोडक्शन होती है, लेबर सस्ती है, कॉस्ट उनको कम पड़ती है, और चाइना नई टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रहा है। लिहाजा चाइना को इस बात की एक बढ़ोतरी है, एक फायदा है उसको कि उसके पास से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। अब उसको रोकना कैसे है? वो टैरिफ के जरिए से रोकते हैं अमेरिकन, या टैक्सेस लगाए जाते हैं, या कोशिश की जाती है कि तजारती खसारे को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि चीन ज्यादा चीजें बनाकर दुनिया को भेजता है और कम चीजें दुनिया से लेता है। चीन दुनिया से रॉ मटेरियल उठाता है और उसको जबरदस्त प्रोडक्ट में तब्दील करके कई गुना उसकी वैल्यू एडिशन करके वो चीजें दुनिया को भेजता है। तो बहरहाल ये तो मामला है, मैं इनके ऊपर डिस्कशन फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे, बड़ी डिटेल में चीजें आपके सामने रखेंगे। आबनाए हुर्मुज में जो ईरान का दबाव है वो काफी हद तक अब काम कर रहा है। एक तरफ यूरोपीय ममालिक पे और दुनिया के दीगर कई ममालिक पे इस बात का दबाव आया कि आबनाए हुर्मुज की बंदिश की वजह से उन ममालिक की इकोनॉमीज पे असर पड़ा है, और अमेरिका भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों को कायल कर रहा है। जो लेटेस्ट एक खबर आई है कि इटली और बरतानिया को कुछ हद तक अमेरिका ने कायल किया है, वो अपने बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज की जानिब भेज रहे हैं, लेकिन किसी भी मुल्क ने अभी तक ईरान के साथ जंग लड़ने की हामी नहीं भरी। किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि वो ईरान के साथ जंग लड़ सकता है या ईरान के साथ जंग लड़ेगा। ईरान जंग के दौरान एक बहुत बड़ा दावा सामने आया, और ये दावा नेतन्याहू के ऑफिस की जानिब से सामने आया। नेतन्याहू जो इसराइल के वजीर आज़म है, उसके दफ्तर की जानिब से एक बयान सामने आता है कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान यूएई का सफर किया था और वहां पे यूएई के हाकिम से उनकी मुलाकात भी हुई थी। यूएई ने इसकी तस्दीक नहीं की बल्कि इसकी तरदीद कर दी है, जबकि इसराइली मीडिया और अमेरिकन मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि यूएई में नेतन्याहू ने दौरा किया और ये 26 या 27 तारीख का दौरा है, और बाकायदा इसके अंदर जो फिजाई सफर है उसकी तफसीलात भी बताई जा रही हैं कि नेतन्याहू पहुंचा यूएई में और उसने जंग के दौरान यूएई का दौरा किया और वहां हुकाम से मुलाकातें की। इसके ऊपर ना ईरान का एक स्टेटमेंट आया। ईरान का ये कहना है कि हम तो पहले ये चीजें जानते थे और हम पहले से ये बातें कह रहे थे। अब इराकची इस पे क्या कह रहे हैं जरा आप ये देखिए। बीबीसी ने इसको छापा, उन्होंने कहा जी अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ और इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफी है, ये अब्बास इराकची ने कहा है। और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे के हवाले से जो खबर है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नेतन्याहू ने अब खुलकर इस बात का इंकिशाफ कर दिया है जिससे ईरान के सिक्योरिटी इदारे काफी अरसा पहले ही क़यादत को आगाह कर चुके थे। इराकची ने सख्त लहजे में अपने स्टेटमेंट में कहा कि अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है और इस रास्ते में इसराइल के साथ ताउन और गठजोड़ नाकाबिले माफी है। उनके अपने बयान में मजीद कहना था कि जो अनासर इसराइल के साथ मिलकर तफरका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा, और मुत्तहदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम समझा जा रहा है उनका ये स्टेटमेंट।
बहरहाल यूएई ने कहा जी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुई और कोई दौरा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब इसराइली वजीर आज़म के ऑफिस ने यह बात कर दी है और साथ साथ इसकी तस्दीक जो है वो अब ईरान भी कर रहा है कि हमें भी इस बात का पता था, तो यूएई की एक तरदीद है। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल यूएई ने एक और काम किया है, ये जरा तस्वीर आप देखें। यूएई ने ये जंगले लगा दिए हैं अपनी ऑयल तनसीबात के आसपास, जो उनकी कीमती जगह है जहां पे अटैक हो सकता है ड्रोन का। तो ईरानी ड्रोन से बचने के लिए या छोटे ड्रोन के हमलों से बचने के लिए यूएई ने क्या किया कि वो ये जंगले लगा रहा है, जैसे बारबेक्यू वाले जंगले नहीं होते, ये इस किस्म के जंगले लगा रहा है, जालियां लगा रहा है अपनी तनसीबात के इर्द गिर्द। अगर कोई छोटा मोटा ड्रोन आए या कोई ड्रोन आकर अटैक करता है तो वो डायरेक्टली आकर तनसीबात के ऊपर गिरने के वो इन जालियों के साथ आकर टकराए और यहाँ पे जब धमाका हो जाएगा तो फिर कम नुकसान होगा उन तनसीबात का जिनके इर्द गिर्द ये जालियां लगाई जा रही हैं। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज अभी हो रही हैं यूएई में। इसका मतलब ये है कि यूएई को इस बात का आइडिया है कि दोबारा लड़ाई हो सकती है। इस बात का आइडिया सऊदी अरब को भी है, बाकी ममालिक को भी है। और अब ऐसी खबरें अमेरिकन मीडिया में और दीगर जगहों पे आना शुरू हो गई हैं जिनके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन तमाम ही गल्फ ममालिक ने ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में हिस्सा लिया, चाहे किसी ने ईरान की सरजमीन पे अटैक किया हो या ना किया हो। किसी ने ईरानी जो असासे हैं उन पे इराक में अटैक कर दिया, किसी ने कहीं अटैक कर दिया, किसी ने ईरान के अंदर ही अटैक कर दिया, किसी ने ईरान के जजीरों पे अटैक कर दिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें सामने आ रही हैं और ईरान के दावे दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि खलीजी ममालिक से उनके ऊपर अटैक किए गए हैं। ईरानी वजीर खारजा ने एक और बात की, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि 4 बंदे पकड़े हैं कुवैत ने। ये एक कश्ती में जा रहे थे, इन 4 बंदों को गिरफ्तार किया और ये बताया गया कि बू बयान के जजीरे में आने की कोशिश में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये बंदे जो है पासदारान इनकलाब से इनका ताल्लुक है और ये कार्रवाइयां डालने के लिए कुवैत में आए थे। जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एक स्टेटमेंट दिया कि कुवैती फौज ने हमारी एक कश्ती को कब्जे में लेकर 4 ईरानियों को गिरफ्तार कर लिया, वो बेगुनाह है। ईरान ने कहा कि उन्हें फौरन रिहा किया जाए वरना रद्द अमल की हमसे तवक्को रखें कि इस मामले में हम शदीद रद्द अमल देंगे। मोहसिन नकवी जो जरदारी साहब का मुंह बोला बेटा है, वो शहबाज शरीफ के साथ बैठ के मामला तय करके आ गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कैसे बनानी है, किसकी बनानी है और क्यों बनानी है और कौन कहां पर होगा और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो फॉर्म 47 और फॉर्म 45, बिलावल कहता है 45 तुम ले और 47 मैं ले आऊंगा। तो ये तो बात ठीक है बिल्कुल, क्योंकि 47 जारी करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अभी तक फिलहाल, तो वो तो बिलावल उनसे ले लेगा। फिर वो कहता है वजारत खत्म करो, तो वजारत खुद खत्म कर देता। और एक और बात की बिलावल ने कि महंगाई मैं खत्म करूंगा गिलगित बल्तिस्तान से। आप अंदाजा करें, ये बंदा महंगाई खत्म करेगा। पाकिस्तान में जितनी महंगाई है उस सारों के लिए ये जिम्मेदार है। और ये वो नौसरबाज है जिसने इलेक्शन में क्या कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दूंगा और हुकूमत बनाने के बाद ये मुकर गया। और अब ये 200 यूनिट वालों के पास जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी उसके पीछे भी हाथ धोकर पड़ा है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानियों के मुजरिम हैं, यानी बिलावल के अब्बू जरदारी और इनकी वालदा बेनजीर। इन्होंने अपने दौर के अंदर जो मंसूबे लगाए, फिर नवाज शरीफ ने अपने दौर में जो मंसूबे लगाए और कुछ थोड़े बहुत परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में जो मंसूबे लगाए, उनकी कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। मिसाल के तौर पे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये आप देखें। जो फेडरल मिनिस्टर है अवैस लगारी, बिजली और पानी का भी इसको तमगा भी मिला है अवैस लगारी को, उसने कहा जी कि बिजली बिल में 75% हिस्सा कैपेसिटी पेमेंट पर मुश्तमिल है और फिक्स चार्जेस इसको कवर करने के लिए लगाए गए हैं। आप अंदाजा करें, फिक्स्ड चार्जेस जो लगा दिए ना कि आपने ये बिल में देने ही देने हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपका वफाकी वजीर पानी बिजली क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो बिल आप देते हैं उनमें 75% आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। फर्ज करें आपका बिल 4000 है, तो 4000 में से 3000 रुपया आप कैपेसिटी पेमेंट का दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वफाकी वजीर कह रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले आपको बार बार एक बात कहता रहा हूं और मैं आज उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। मैं आपको हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि आप 3 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आप 9 यूनिट का पैसा देते हैं। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आप जितना बिल देते हैं 2 हिस्से आप इजाफी देते हैं और 1 हिस्सा आप इस्तेमाल करते हैं। यानी मेरा अंदाजा ये था कि लगभग 66% हम ज्यादा बिल दे रहे हैं, लेकिन वफाकी वजीर ने आज कंफर्म किया कि 66% ज्यादा नहीं दे रहे, 75% हम पाकिस्तानी बिल ज्यादा दे रहे हैं और ये कैपेसिटी पेमेंट का दे रहे हैं। ये फेडरल मिनिस्टर ने कहा, सनाउल्लाह खान साहब ने इसको रिपोर्ट किया। आसान अल्फाज में और मैं आपको बताता हूं, अगर आपका बिल आ गया है 4000 रुपए तो उसमें से सिर्फ 1000 आपका बिल है और 3000 आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। अगर आपका बिल आ गया है 10,000 रुपए तो उसमें आपका बिल है सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपया, बाकी 7500 रुपया आप उसमें कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। जिस आदमी का बिल आया है 1000 रुपया, वो अव्वल तो आते ही किसी का नहीं, लेकिन चलो फर्ज करो 2000 रुपया बिल आ गया। किसी शख्स का अगर 2000 रुपया बिल आया है तो 500 रुपया उसका बिल है और 1500 रुपया उसको पड़ा है कैपेसिटी पेमेंट। और ये मैं नहीं कह रहा,
फेडरल मिनिस्टर कह रहा है अवैस लगारी। ये कैपेसिटी पेमेंट पता है क्या है? ये वो पेमेंट है जो आप बिजली इस्तेमाल किए बगैर बिजली की मद में अदा करते हैं, जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई, जो बिजली कभी लाइनों में आई नहीं, जो बिजली कभी आपके मीटर से गुजरी नहीं, जिस बिजली से आपने ना कभी बल्ब चलाया ना कभी आपने पंखा चलाया, उस बिजली के आपने पैसे देने होते हैं। और ये नवाज शरीफ के, पीपल्स पार्टी के और मुशर्रफ के किए हुए घटिया मुआहदों की वजह से जो इन्होंने आईपीपीज के साथ किए थे। और इसमें सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो नवाज शरीफ। यानी अगर टोटल 2000 अरब है तो उसमें से 1300 अरब से ज्यादा नवाज शरीफ के खाते में। यानी आप ये समझ लीजिए कि लगभग नवाज शरीफ के खाते में 70% कैपेसिटी पेमेंट्स है। अब ये कमीशन कहां खाए, किन किन मुल्कों में खाए गए, कौन कौन से फ्रंटमैन सामने लाए गए और अब तक पैसा किन की जेबों में जा रहा है, इसकी सिर्फ तहकीकात करें तो ये पूरा खानदान और ये पूरा सिस्टम टांगा जाता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समेत। लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ करे कौन? और ये खुद एतराफ कर रहा है फेडरल मिनिस्टर। एक और फेडरल मिनिस्टर बोला, एहसन इकबाल। देखिए ये एक एक करके सारे वजीर आप बोल रहे हैं जुल्म और ज्यादती के खिलाफ। इससे पहले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बोला ख्वाजा आसिफ, फिर साद रफीक, फिर एक और नया वजीर है वो बोला, फिर एक और वजीर है उसने कहा जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर अभी ये एहसन इकबाल का स्टेटमेंट आ गया, इससे पहले अवैस लगारी का। एक एक करके नून लीग के सारे वजीर बोलना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? और एक और चीज गौर कीजिए, नवानी जो भक्कर के सियासतदान हैं, जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से सियासत करते हैं, इन दोनों भाइयों ने नून लीग के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया बदले में। ये दोनों हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं, काफ लीग में भी चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी में भी चले जाते हैं, पीएमएलएन में भी चले जाते हैं, आईपीपी में भी चले जाते हैं। जहां इन भाइयों को एस्टेब्लिशमेंट भेजती है चले जाते हैं। अपने इलाके में इनकी बातचीत है, वो भी बेचारे अब बोलना शुरू हो गए नून लीग के खिलाफ। तो इसका मतलब क्या है आप जरा समझ जाइए। एहसन इकबाल ने, यानी जो पाकिस्तान की वजारत खजाना थोड़ी बहुत अपनी कोशिश करती है, या आसिम मुनीर कहते हैं कि ऊंची उड़ान जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अब उस पर एहसन इकबाल साहब ने पानी फेर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में बॉन्ड का इजरा कोई खुशी की बात नहीं। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि इन्होंने बॉन्ड जारी करके पैसा हासिल कर लिया है, अब उससे 10 गुना पैसा हमें वापस करना पड़ेगा और पाकिस्तानी कौम को वापस करना पड़ेगा। वो कहते हैं खुशी की बात नहीं, ये तो कर्जा है और कर्जे पे कौन सी खुशी मनानी चाहिए। यानी इधर पाकिस्तान का मीडिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर नाच नाच के घुंघरू तोड़ देता है कि जनाब मईशत में बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई, पाकिस्तान को मजीद कर्जा मिल गया। और आज पहली मर्तबा एहसन इकबाल ने भी मायूसी की बात की कि जनाब कर्जा मिल रहा है, कोई पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ रहा, उधर माफिया फिर सरगर्म है। यानी चीनी के मिल के जो मालिकान है, इनकी भी एक तंजीम बनी हुई है ना, ये अरबों खरबोपति लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, तो इनका तो अपना एक कंसोर्शियम है आपस में। वो ये कहते हैं जनाब चीनी बहुत ज्यादा हो गई है पाकिस्तान में, तो चीनी आप हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दें, पाकिस्तान से बाहर भिजवाने की इजाजत दे दें। ये लेटर भी सामने आ गया। ये चेयरमैन साहब हैं जका अशरफ साहब, ये साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, आजकल ये चीनी वाले मामला देखते हैं। तो जनाब इन्होंने चेयरमैन PSMA, तो अब ये जो शुगर मिल मालिकान है, ये कहते हैं जनाब हमें चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दो वरना कीड़े खा जाएंगे। नाजरीन बस मेरी आपसे एक गुजारिश है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और चीनी खाना कम कर दें। मैंने जिस दिन आपको ये मैसेज किया उसके बाद से लेकर मैंने अब तक चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाई। पहले कभी कभी खाता था लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं खाई। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको आप खाना छोड़ दें, आपकी सेहत के अंदर बड़े अच्छे नताए आएंगे। ये बीमारी है निड़ी, ये जो चीनी और चीनी से बनी हुई चीजें आप इस्तेमाल करते हैं ना, ये बीमारी है। चले आप पूरी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम आप इसका इस्तेमाल 30% कर दें। एक तो आपकी जेब के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, दूसरा इस माफिया को झटका लगेगा, तीसरा आपके मुल्क में कपास वापस आएगी, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स अच्छी होंगी, आपके मुल्क को फायदा होगा, ये माफिया को फायदा नहीं होगा। तो चीनी का बाइकआउट करें, जितना हो सकता है बाइकआउट करें, कम से कम चीनी को इस्तेमाल करें। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे मैसेज की इतनी आग लगेगी। मुझे वहां से मैसेजेस आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। ये सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये पीना बंद करें आप। बेशुमार चीनी है इसके अंदर। जितनी चीजें आप खाते हैं मीठी, वो खाना आप बंद करें जो चीनी से बनी हुई है। बेशुमार अल्लाह ताला ने और मीठे बनाए, वो खाएं, खुद बना के पकाएं। आप गुड़ इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, थोड़ा इस्तेमाल करें, मीठा कम करें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अजीब है। हमारा लाइफस्टाइल पाकिस्तान में बैठ गए उठ गए, बैठ गए उठ गए बस, और सो लिया और खा लिया बस। ज्यादा भाग दौड़ वाला तो हमारा है ही नहीं रूटीन। हम उतनी वर्जिश करते ही नहीं है जितनी ठंडे ममालिक में रहने वाले लोग करते हैं। हम कर भी नहीं सकते, हमारा मुल्क बहुत गर्मी वाला है। लिहाजा आप चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और बहुत सारे मसाइल से आप बचेंगे। तो नादरीन आ जाए नेक्स्ट खबर पे। ये ईमान मजारी साहिबा के हवाले से है। ये भी एक ज्यादती जो है ना वो रिकॉर्ड किस्म की हो रही है। आसिम मुनीर साहब को गुस्सा है और वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं,
ईमान मजारी साहबा, उन्हें, वो वकील भी हैं, वो बेचारी गरीबों के केस लड़ती हैं, उनको पकड़ के अंदर कर दिया और उनके शौहर को भी अंदर किया हुआ। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट को 2 हफ्ते के अंदर सुनो, हाई कोर्ट फिर डिले डाल रही है। वहां पे जनाब प्रोसिक्यूशन ने माजरत कर दी, उन्होंने कहा जी हमें मोहलत दे दे, हम दोबारा आएंगे फिर आगे इसके ऊपर काम करेंगे। छोटा सा केस है, उन्होंने मोहलत मांग ली, तो हाई कोर्ट ने उन्हें जुमेरात तक का टाइम दे दिया। अच्छा, इधर मोहलत मांग रहे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वहां जाके कह रहे हैं जनाब अपने फैसले पे आप नजरसानी करें, ये 2 हफ्ते के फैसले वाला ऑर्डर आप वापस लें। अंदाजा करें नाजरीन, ये है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंसाफ की सूरत हाल। तो जिद पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक निहत्ती लड़की से और उसके शौहर से, और वो किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारती, वो सिर्फ कानून की और इंसाफ की और इंसानी हकूक की बात करती है, आजादी इजहार राय की बात करती है और अपनी राय का इजहार करना जानती है। लेकिन आप देखें कैसे निशाने इबरत बनाया जा रहा है इस निजाम में। नाज़रीन, कश्मीरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वहां पे इंटरनेट और मोबाइल फोन बंद होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन बहुत तेजी से आपस में एक कश्मीरी कनेक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं और वो 9 तारीख के एहतजाज के लिए बहुत संजीदा है और हुकूमत के पास टाइम बहुत कम रह गया है। ओवरसीज कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में, खासतौर पर यहाँ पे बरतानिया में, उन्होंने भी मेरे से रब्ता किया है और